हाँ तो देखिए हम लोग जो है सो क्लास 10th के बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक का सीरीज चला रहे हैं। 2022 के द्वितीय पाली को हम लोग जो है सो बता रहे थे, ठीक ना। तो 2022 की द्वितीय पाली में हमने आप लोगों को क्या बता दिया है, क्वेश्चंस नंबर 30 तक बता दिया, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपने अगर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप पहले जो है सो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लीजिए। ये आपका पार्ट 4 है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छी और सरल तरीकों से, बहुत ही आराम से हम क्वेश्चन सबको कवर करेंगे और अच्छा क्वेश्चन भी आने वाला है इसमें। तो वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट पूरा क्लियर करवाया जाता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा समय दीजिए और बेहतर नॉलेज यहाँ से लेकर के जाइए। जाइए, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ओके, दिखाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, रैखिक समीकरण युग्म आपको दे दिया है और आलेख खींचने के लिए कह रहा है। ऐसा क्वेश्चन जब आए तो आपको बोर्ड में ग्राफ पेपर मिलेगा, ओके ना। तो आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, ठीक है। तो बनाया कैसे जाता है, बहुत ही आसान होता है ये क्वेश्चन, समझे। यहाँ पे आपको क्या एक युग्म दे दिया, x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। और यहाँ पे दिया है 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0, इसको समीकरण कितना मानते हैं, 2। तो हम क्या करते हैं ना, समीकरण 1 को पहले ब्रेक करते हैं। तो समीकरण 1 को जब आप ब्रेक कीजिएगा तो x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू क्या है, 0। पता है x और y का, x या तो आप x का मान पुट कीजिए या तो y का मान पुट कीजिए। और याद रखिएगा कोई यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो जरूरी नहीं, आप कुछ भी मान पुट कर सकते हैं, इक्वेशन सबका बराबर ही आएगा। तो हम अपने मन से यहाँ पे लिखेंगे कि जब x बराबर 2 हो, x बराबर 2 हो, आप यहाँ पे 5, 10, 15 कुछ भी ले सकते हैं, ये आप क्लियर रखिए माइंड को, ओके ना। तो x बराबर 2 हो तो यहाँ पे आप 2 रखिए, तो 4 गुने y प्लस 14 बराबर 0, यानी कि ये 4y ही है। तो 14 और 2 को जोड़िएगा तो कितना हो गया, 16 माइनस 4y बराबर 0। तो 16 बराबर ये 4y इधर जाएगा तो 4y, तो y बराबर हो गया 16/4, यानी कि 4 हो गया। y का मान 4 निकल गया। अब आप जो है क्या कीजिए, समीकरण एक बार और मैंने 1-2 मान आप बना करके देखते रहिएगा। कम से कम 2-3 वैल्यू रहता है ना तो ग्राफ पे ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता है। एक बार हम ले लेते हैं, यहाँ पे बताते हैं। जब x बराबर जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 6 मान लेते हैं, x बराबर 6 हो तो x बराबर जब 6 रहेगा तो देखिए x का स्थान पे यहाँ पे 6 लिखिएगा, 4y बराबर प्लस 14 और बराबर कितना हो गया, 0। तो फिर इधर 14 और 6 को जोड़िएगा तो 20 हो गया। और यहाँ पे जो है सो कितना आया जी, 4 चौका 16, 14 6 20 और इधर 4y इधर आ जाएगा तो y बराबर हो गया 20/4, यानी कि 4 पंचे 20। तो इधर आपका जो वैल्यू आया है इसको आप एक जो है सो चार्ट्स में बना लीजिएगा। हमने यहाँ पे x यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। x का वैल्यू हमने क्या पुट किया, 2, तो y का मान कितना आया हमारे पास, 4। इधर x का मान हम क्या लिखे, 6, y का मान क्या आया, 5। आप कुछ भी x का मान कुछ भी रखिएगा, y का मान कुछ भी आएगा तो बोलिएगा आंसर गलत हो रहा है, जी नहीं। आप ग्राफ पे जब बनाइएगा ना तो ग्राफ पे सभी का जो है सो समान ही आता है, ओके। तो हमने समीकरण 1 को तोड़ लिया, आप एक और मान कर रख करके भी बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 को तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 को हम तोड़ रहे हैं। समीकरण 2 में हमारा क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। एक बार हम जब x बराबर मान लेते हैं कि 2 हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी कि 6 हो गया। यहाँ पे 6 और प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। देखिए 2y इधर जो है सो 14 में से जो 6 घटाएंगे तो कितना होगा, -8 प्लस 2y बराबर 0। तो 2y बराबर 8 को इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा, तो y बराबर 8/2, यानी कि कितना आ गया, 4 आ गया। और एक बार आप जो है सो x बराबर कुछ भी रख लीजिए, जैसे उसमें 6 रखे थे तो 4 रख लीजिए। चलिए 4 हो तो जब यहाँ पे 4 रखिएगा तो 3 गुना 4 प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। तो 3 चौका कितना हो गया, 12 प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। तो 12 में से 14 घटेगा तो -2y और प्लस 2y बराबर 0। तो ये 2y यहाँ पे कितना है, 12 में से 14 गया तो -2 हो गया। तो 2y बराबर, इस बार 2 को इधर लाएगा तो ये प्लस में हो गया, तो ये y बराबर 2/2, यानी कि कितना वैल्यू आ गया, 1। तो यहाँ पे आप क्या देखें, यहाँ पे आपने देखा कि जब हमने x का मान 2 रखा था जी तो y का मान कितना निकल के आया, 4 निकल के आया।
और जब x का मान हमने 4 रखा तो y का मान कितना आया 1। अब इस चीज को आप जो है सो ग्राफ पे बना लीजिए। ग्राफ पेपर जो रहता है ना, तो जो लकीर रहता है वो स्केल की मदद से जो है सो आप बना लीजिएगा। इसको x बोलते हैं, इसको x एक्सिस बोलते हैं, x डैश, ये y और ये y डैश, ये 0। हमने 1 2 3 4 5 करके मान लेते हैं क्योंकि छोटा छोटा वैल्यू ये हम लिए हैं। 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 और -6, इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इधर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 और -6। देखिए पहली बार क्या था, x का मान जब 2 था, ये x का मान 2 था तो y का मान कितना आया 4, तो y का मान 4 कहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए। तो इसको हम लिखेंगे 2,4। जब x का मान 6 यानी कि x का मान 6 तो y का वैल्यू कितना आया 5, यानी कि ऊपर में जाएगा। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आया। थोड़ा सा ग्राफ रहता है तो एक्यूरेट बनता है, ठीक ना। 6,5। अब इस लाइन को जो है आप क्या कीजिए, ऐसे करके मिला दीजिए। इस लाइन को आप मिला दीजिए ऐसे करके। और ये जो समीकरण है, समीकरण का नाम यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए x। इस समीकरण का नाम क्या लिख दीजिए यहाँ पे, x - 4y + 14 = 0। ठीक है। अब अगेन क्या है हमारा कि x का मान कितना है 2, तो y का मान आया है 4। दूसरा समीकरण के लिए तो x का मान 2 तो y का मान 4, इसी पे आया है, ठीक ना। x का मान 4 तो y का मान 1 है। जब x का मान 4 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना आया है जी 1। ये आया है। तो इस दोनों को मिलाना पड़ेगा, तो इस दोनों को जो है सो मिलाइए, इस दोनों को मिलाइए। तो जब इस दोनों को मिलाए हम तो हमारा वैल्यू कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट किया, कहाँ पे जाके कटा, यहाँ पे ना। यानी कि x के मान कहाँ पे 2 और y के मान कितने पे 4 पे। तो हमारा जो वैल्यू आ गया x = 2 और y = कितना आ गया 4। यही आपका क्या हो गया आंसर। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा और ग्राफ पे बनाने की इसको कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 लैंग्वेज वाला क्वेश्चन से आराम से बहुत ही धीरे धीरे करके समझेंगे। ओके, समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में लंब जो है ना आधार से, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में पता ही ना चले, उसको हम क्या मानते हैं x। तो यहाँ पे कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है। तो आधार आपको पता है, नहीं ना पता है तो आप आधार को क्या मान लीजिए x। तो जब आधार को x मानिएगा तो लंब कितना हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर। और कर्ण आपको दिया ही है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या समझते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस फॉर्मूलाज पे पुट कर दीजिए, x का वैल्यू आपको निकल जाएगा, वही आपका आधार हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। हम आपको बनाने की कोशिश करते, देखिए आराम आराम से समझते इस क्वेश्चन को। पहले हम मानेंगे कि माना त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का जो आधार है ये मानते हैं कि माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना x सेंटीमीटर। जब आधार हम मान लिए x सेंटीमीटर तो लंब कितना हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहीं पे तकलीफ कर जाते हैं कि हम लंब को x माने कि आधार को माने। जी हम लंब को x क्यों मानेंगे, लंब को, ये क्या कर रहा है कि लंब जो है ना आधार से 7 कम है। जी आधार जितना रहेगा उससे 7 कम है लंब, तो आधार को मानिएगा ना x, तब ना लंब x - 7 होगा, उसमें से घटाइएगा। देखिए हम आपको बहुत ही बेसिक तरीका से बता देते हैं, एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, हम बता देते हैं कि लंब क्या कह रहा है कि आधार से 7 कम है। देखिए आधार से कितना कह रहा है 7 कम, समझ रहे हैं। तो आधार कितना है x, तो यहाँ पे x लिखिएगा ना, तो यही हो जाता है लंब आधार से 7 क्या हो जाएगा कम। ओके, लंब क्लियर हो गया, ये दोनों लाइन तो क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए कर्ण दिया ही है आपका 13 सेंटीमीटर। अब इसके बाद नहीं कुछ करना रहता, बस यहीं तक मेन समझना रहता है। उसके बाद कैलकुलेशन पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से जो है, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूलाज क्या हो जाता है, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूलाज होते हैं।
तो कर्ण, कर्ण का वैल्यू कितना है 13 है, तो ये 13 का स्क्वायर। लंब का वैल्यू x माइनस 7 का स्क्वायर, और आधार हमारा क्या है x है। तो 13 को जब स्क्वायर कीजिएगा तो 169, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab का वैल्यू 7 है, और प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ये सब आप लोग जानते हैं। ये 169 बराबर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 7 दूना 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 169 बराबर एक्स स्क्वायर को ऐड कीजिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब एक काम करते हैं, 169 को जो है ना हम लोग इधर ही ला लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और 169 इधर आएगा तो 169 बराबर कितना हो गया 0। तो अब इस पार्ट्स को हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसको घटाइएगा तो देखिए 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2, यानी कि 120 बराबर 0। इस 1 में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये या का चिन्ह है, तो x स्क्वायर 2 सत्ते कितना हो गया 14, और 2 को कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, आहा 0 का है, ये 2 गुना में है तो 0 बट्टा यहाँ पे भागा में आ जाएगा, तो 0 बट्टा में कितना होता है 0 होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ पे गुणनखंड हो गया, दूसरा चैप्टर में अब द्विघात बहुपद नहीं पढ़े थे गुणनखंड, फिर भी हम एक बार जैसे आप लोग को बता देना चाहते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर के जो यहाँ पे जो भी रहता है टर्म्स, यहाँ पे 1 2 3 जो भी अंक रहता है उसको हम लास्ट वाले से गुना करते हैं, तो ये जो लास्ट वाले से गुना करेंगे तो 60 होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 30 15 3 5 15, और जो भी साइड में यहाँ पे आता है इसी में से चाहे जोड़ करके घटाव करके किसी तरह से बीच वाले टर्म्स को लाना रहता है। तो कैसे हम 7 लाएंगे, देखिए 3 दूना 6 और 5 दूना 10 क्या आएगा, नहीं आ रहा है। 5 तिया 15, 2 दूना 4 क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब सोचिए, इसी हमको तो पता है कैसे आएगा, लेकिन आप लोगों को सब समझा रहे हैं कि किस तरह से सोचना है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या कीजिए, 5 को 2 से गुना कीजिए, तो आपको जो है सो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 6 दूना 3 दूना 6 6 दूना कितना हो गया 12, और यहाँ पे 5 बचा। तो जब 12 5 का आप जैसे लेते हैं तो 12 में से जब 5 को घटाइएगा तो 7 होगा, लेकिन यहाँ पे कितना लाना है माइनस में लाना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 5 और माइनस 12, तो क्या हो गया -7। ये आपका क्या था, रफ था, और ये किस चीज था, ये समझाने के लिए था, जो हमने आधा मिनट से 1 मिनट आप लोगों के लिए लिया, नहीं तो हम यहाँ पे तुरंत लिख देते इतना बराबर था, लेकिन हमारा काम क्या है आप लोग समझ सके वो हमारा काम है। ये एक्स स्क्वायर, अब 7x कैसे लाएंगे आपको बता ही दिए, तो यहाँ पे लिखिएगा आप क्या प्लस 5x और माइनस कितना लिखिएगा 12x, और ये माइनस 60 को ऐसे का ऐसे ही लिखिएगा। तो इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि x दोनों में है, तो x प्लस ये x तो बाहर निकालें तो 5, इस दोनों में -12 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में -12 है, तो ये x ये माइनस बाहर निकाल ली है तो प्लस होगा, और 12 पंच कितना हो गया 60। देखिए माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस कितना आ गया माइनस आ गया। ये बॉक्स और ये बॉक्स बराबर है, मतलब कि कॉमन आ गया, तो कॉमन जब आ गया तो एक बार x माइनस क्या लिखेंगे, एक बार जो है सो आपको x प्लस x माइनस 12 हो जाएगा, और एक बार कितना हो जाएगा आपका x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। इसका मतलब पता है आपको, इस सब का मतलब पता है कि एक बार जो है ये जो टर्म्स है इसको हम 0 के बराबर करेंगे, इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0, और एक बार हम क्या करेंगे, तो ये जो x प्लस 5 है इसको भी हम 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए x बराबर यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे x बराबर -5 आ गया। अच्छा x बराबर -5 आया जी, देखिए x हम आधार को माने थे, क्या ये जो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो भुजा ऋणात्मक होगी, वो आधार ऋणात्मक होगा, ये ऋणात्मक मान तो संभव नहीं है, तो ये जो है सो ये संभव नहीं, आप लिख दीजिएगा जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, तो x बराबर -5 नहीं होगा, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो गया 12। तो जब आपने x बराबर 12 निकाल लिया तो देखिए x बराबर 12, तो 12 x किसका मान था, आधार का, आपसे आधार ही पूछा जा रहा था, तो लिखिएगा अतः समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोगों ने अच्छी तरह से इन चीज़ों को कवर कर लिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, ठीक ना। फिर हम आप लोगों को यही कहना चाहते हैं, और भी अच्छी क्वेश्चंस हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, ओके, और इसको नोट कर लीजिएगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं।
33 क्वेश्चंस वृत्त से संबंधित क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को एक दो बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चंस को आराम से देखते हैं क्योंकि इस क्वेश्चंस की पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्वेश्चंस कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास, एक वृत्त है, वृत्त का व्यास और व्यास का जो छोर रहता है यानी कि जहां पे अंत बिंदु रहता है व्यास के, उस पे उससे जो है ना स्पर्श रेखा खींचा गया, यानी कि वृत्त को टच करते हुए रेखा खींचा गया, और वही जो दो रेखा खींचा गया है उस दोनों रेखा समानांतर है, ये आपको सिद्ध करना है। कैसे बनाएंगे हम आपको समझाते हैं। देखिए पहले फिगर देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया, ये आपका वृत्त हो गया। वृत्त का ये क्या है, तो केंद्र है। अब यहां पे कह रहा है किसी वृत्त के व्यास, तो व्यास तो आपको पता है कि केंद्र से हो करके जो गुजरता है और वृत्त के परिधि को जो टच करे उसको हम क्या कहते हैं, दोनों छोर को टच करे, वृत्त के कहीं पर भी टच करे लेकिन केंद्र से होकर के गुजरे तो उसको हम व्यास कहते हैं। और जो है सो जीवा भी वही होती है, ये तो जीवा होती है, लेकिन अभी हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे। और वृत्त की अगर आपसे पूछेगा ना, देखिए थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, ये आपका क्या है, जीवा हो गया। लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो व्यास, क्योंकि वो केंद्र से होकर गुजरती है और वो सबसे बड़ी होती है। तो ऑब्जेक्ट में पूछा गया कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। अभी हम उन लोगों पर चर्चा नहीं करें, इस क्वेश्चन को डिस्कशन करें। तो किसी वृत्त के व्यास, व्यास हम कर दिए, नाम दे देते हैं, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, ये ए बी हमारा क्या हो गया, व्यास हो गया। वृत्त के व्यास के छोरों पर, तो देखिए ये ए बिंदु जो है ना ये छोर हुआ, ये बी बिंदु जो है ना ये क्या हुआ, छोर हुआ। छोर पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि स्पर्श रेखा इस छोर पर स्पर्श रेखा खींचा गया, यानी कि यहां से एक स्पर्श रेखा खींचा गया जो बी बिंदु को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये स्पर्श रेखा खींच दिए, ये एक रेखा हुआ जो यहाँ पे वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, यानी कि टच कर रहा है, तो ये हो गया स्पर्श रेखा। ओके, तो ये एक स्पर्श रेखा हो गया। उसी तरह से इस छोर पर भी जो है सो कह रहा है स्पर्श रेखा खींचने के लिए, तो यहाँ पे क्या हम स्पर्श रेखा खींच दिए ना, यहाँ पे हो गया। अब हम इस स्पर्श रेखा का नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं सी, यहाँ पे डी, और इस यहाँ पे दे देते हैं नाम, मान के चलिए यहाँ पे दे देते हैं ई, और यहाँ पे क्या दे देते हैं हम, एफ दे देते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे क्यों समझा रहे पता है ना, 1 मिनट में आंसर खत्म होने वाला है, लेकिन समझिए क्योंकि बोर्ड्स में अगर पूछ देगा ऐसे बना दीजिएगा, नंबर मिलेगा। अच्छा, इस क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, थोड़ा सा दिया है और सिद्ध करना है लिखा जाता है। दिया है कैसे लिखेंगे, हम लिख देंगे कि एक वृत्त जिसका केंद्र कितना है, जिसका केंद्र आपको O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, और व्यास तो आपको दिया है ना, व्यास क्या है, AB। तो वृत्त के व्यास ऐसे लिखेगा, वृत्त के व्यास का नाम क्या है, AB। वृत्त के व्यास AB के दोनों सिरों, AB के दोनों सिरों, तो AB के सिरों से या AB के छोरों से, AB के सिरों से दो स्पर्श रेखाएं, और दो स्पर्श रेखाएं का क्या नाम है, एक CD है और एक EF है। CD तथा EF, ये F की तरह नहीं लिख रहा था, F, CD तथा EF है, दो स्पर्श रेखाएं CD तथा EF खींची गई है। बस अपने अनुसार से आप दिया है लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चंस में सिद्ध करने के लिए, कह रहा है जो आप स्पर्श रेखा खींच रहे हैं वो समानांतर हो, यही सिद्ध करना है। यानी कि ये CD और ये EF समानांतर है, ये आपसे पूछा है सिद्ध करने के लिए। तो CD समानांतर EF, ये जो हम दो लकीर ऐसे करके दिए ये समानांतर का सिंबल है। अब हम यहाँ पे प्रमाण या उत्पत्ति भी आप लिख सकते हैं, बनाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका से। आपको पता है ये थ्योरम आपको याद रखना चाहिए कि थ्योरम क्या कहता है कि वृत्त के व्यास स्पर्श रेखाएं जो है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कहने का अर्थ ये हुआ, अगर ये आपका वृत्त है और ये आपका स्पर्श रेखा है, तो ये AB अगर स्पर्श रेखा है तो ये P बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु है, और यहाँ पे ये O क्या है, वृत्त का केंद्र है। जब केंद्र से इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो यही थ्योरी कह रहा है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, ये लंब होती है। तो इसी चीज का हम यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब
होती है। तो यहाँ पे जो है OP लंब कितना है, AB है। इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, ये चीज़ आपको नोट नहीं करना है, ये हम इस क्वेश्चंस में जो इस्तेमाल होने वाला है इन चीज़ों का हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको नोट नहीं करना है। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि CD क्या है, CD स्पर्श रेखा है, CD स्पर्श रेखा है। फिर लिखेंगे A स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु A है, स्पर्श बिंदु क्या है, A है। तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से और जाने वाली त्रिज्या OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, OA वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि आपको पता है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पे जब लंब होती है तो OA और D कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल OAD बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। इसी प्रकार से तथा फिर अगेन EF आपका क्या है, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा क्या है, EF है, स्पर्श रेखा EF है तथा स्पर्श बिंदु क्या है, B है, स्पर्श बिंदु क्या है, तो B है। तो उसी तरह से और OD, यहाँ पे OB क्या हो गया, OB वृत्त की त्रिज्या है, OB वृत्त की त्रिज्या है। तो फिर से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर क्या हो जाएगा, लंब 90 डिग्री। तो यहाँ पे OBF भी 90 डिग्री हुआ और OBE भी कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, OBF जी नहीं, जब हम ऐसे ऐसे करके लिख देंगे ना, हम लिखते हैं OBE बराबर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, समानांतर सिद्ध कर रहे हैं। समानांतर सिद्ध करने के लिए आप सोचिए कि आप समानांतर का ये गुण पढ़े कि समानांतर जब दो रेखाएं समानांतर होती है तो जब तिर्यक रेखा उसको काटती है तो एकांतर अंतः कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गया, इस दोनों कोण को अगर हम बराबर कर दिए तो हो गया ना, एकांतर कोण का जब युग्म हो जाएगा तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे OBE बराबर क्या लिख रहे हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल OBE बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब यहाँ पे एक बात हमको आप बताइए, ये जो OAD बराबर 90 डिग्री है, क्या आप इसको BAD नहीं लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAD बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। उसी तरह से अगर आप OBE बराबर 90 डिग्री लिखें तो क्या आप ABE बराबर 90 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अजी एंगल कौन सा बात आ रहा है, एंगल बीच वाला होता है ना, देखिए एंगल A तो एंगल A, एंगल B और एंगल B। आप खुद ही सोचिए ना, आप खुद ही सोचिए, हम थोड़ा सरफ बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर इतना 90 डिग्री है A B और C, इस रेखा को अगर यहाँ तक बढ़ा दीजिएगा और ये P बिंदु है, तो अगर ABC 90 डिग्री जी हुआ तो कोई पूछेगा कि PBC कितना होगा, तो हम बोलेंगे 110 डिग्री या 120 डिग्री। रेखा ना बढ़ा है, जब आप इसको स्केल से उसको जैसे जब चांद से उसको नापिएगा तो ये कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आना है। तो इसी तरह से ना ये OAD जब 90 था, यही रेखा ना यहाँ तक गया, तो BAD भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे जब OBE 90 डिग्री है तो क्या A यही OBN लाइन है यहाँ तक गया है, तो ABE भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब हमारे पास स्पेस की कमी आ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो यूज है और ये चीज़ है, इनको हम मिटाने वाले हैं। तो जो इन यूज को लिखने वाले हैं उसको आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इसको क्या कर रहे हैं, तो रफ कर रहे हैं, ओके। अब देखिए आप, उसके बाद यहाँ पे क्या था, B था। उसके बाद यहाँ पे देखिए BAD 90 डिग्री है, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 2। तो ये समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जो है ये BAD एंगल BAD और एंगल ये ABE, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री है। दोनों का मान कितना है, ये प्रत्येक कितना हो गया, 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री है, इसीलिए बराबर हो गया। अब यहाँ पे हम फिगर में देखते हैं जी, BAD ये कोण, ABE ये कोण, तो ये दोनों तो एकांतर कोण हो गया ना, एकांतर कोण के युग्म हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये एकांतर कोणों के युग्म है,
ये एकांतर कोणों के युग्म है। और जब एकांतर कोणों के युग्म है तो एकांतर कोण कब बराबर होते हैं? जब दो रेखाएं समानांतर होती है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों रेखाएं क्या है? समानांतर है। तो लिखेंगे अतः ये जो सीधी रेखा है ये समानांतर है किस चीज के? EF के। प्रूव्ड। ओके, इसको आप एक बार में अगर नहीं समझ में आए, वैसे हमने पूरा क्लियर रूप से देखिए पता है हम आप इसको ना 2 मिनट में खत्म कर देते, लेकिन हम 5-7 शायद 7 मिनट तक लग गया होगा आपको बताने में, 6 से 7 मिनट। तो क्या होगा ना, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और घर पे अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में अगर पूछेगा तो आप जो है इसको जब बनाइएगा तो फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट करिएगा। और जो रचना वाला क्वेश्चन है ना, कंस्ट्रक्शन वाला, वो कंस्ट्रक्शन तो हम बोर्ड पे नहीं बता सकते, तो उस कंस्ट्रक्शन को हम जो है सो आपको कॉपी पे बना के दिखा देते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, आगे इस क्वेश्चन को हम कवर करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को, इसको नोट कर लीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है। और ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आपको थोड़ा सा सलाह देना चाहते हैं कि 8.4 आपके एनसीईआरटी बुक में 8.4 का जो पचमा का जो 10 क्वेश्चंस है, उस 10 क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जिसमें से पचमा का जो पचमा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और पचमा का तीसरा वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उस दोनों क्वेश्चन को भी अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। साथ में जो आपका उदाहरण 15 है उस क्वेश्चन को भी अच्छे से रिवाइज किया कीजिएगा। फिलहाल हम ये क्वेश्चन बताते हैं, देखिएगा। सिद्ध करें कौसे के माइनस साइन ए सेके माइनस कौसे बराबर सिद्ध करने। देखिए, सिद्ध करने के लिए जब कहता है ना, जब सिद्ध करने के लिए आपसे कहता है तो LHS तो जानते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हम बायां पक्ष को पहले ब्रेक कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा है कौसेक ए और माइनस साइन ए और इनटू क्या लिखा है? सेक ए और माइनस कौस ए। हम लोग क्या करते हैं, जब भी सिद्ध करते हैं तो RHS को देख करके सिद्ध करते हैं कि हमको सिद्ध क्या करना आता है। कभी कभी कंडीशंस ऐसी आ जाती है कि जब हम LHS को ब्रेक करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद हमको ये दायां पक्ष वाला यानी कि RHS का वैल्यू आता ही नहीं है, उस कंडीशंस में क्या करते हैं? उस कंडीशंस में क्या किया जाता है कि हो सकता है कि हमको RHS को भी तोड़ने का जैसे तोड़ा जाए, उसके बाद कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। तो उस कंडीशंस में जब आप RHS को भी तोड़ते हैं तब जाकर के कहीं देखते हैं कि अच्छा LHS को ब्रेक करने के बाद और RHS को ब्रेक करने के बाद वैल्यू बराबर आ रहा है, तो उस कंडीशन से हम बोलते हैं कि हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यानी कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब LHS और RHS को दोनों को तोड़ना पड़ता है। देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसी सिचुएशन उत्पन्न होती है। तो जब हम LHS को ब्रेक कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। हम बता देना चाहते हैं कि कौसेक ए का फॉर्मूला 1/sin a होता है, और ये sin a तो इधर हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये sec a का फॉर्मूला 1/cos a होता है, और ये cos a को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो sin a हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो sin a तो कट गया, बट्टा पर का घटाओ तो पता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस sin a को sin a से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर a। इधर cos a एलसीएम हो गया, तो 1 माइनस cos a को cos a से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला होता है? तो ये फॉर्मूला हो जाता है cos स्क्वायर ए। कैसे होता है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला cos स्क्वायर ए? तो यहाँ पे हम यूज लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हम यूज लिख रहे हैं। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है? 1। तो इसी फॉर्मूलाज को ब्रेक करने के बाद उसका मान निकला है। अगर इसमें से आप क्या कीजिए, इसमें से क्या कीजिए आप साइन स्क्वायर ए को इधर ही रहने दीजिए। तो 1 cos स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो क्या 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर आया साइन स्क्वायर ए। एक बार जो है इसको तोड़े, एक बार इसमें फिर से तोड़िए। cos स्क्वायर ए को आप इधर ही रहने दीजिए, तो 1, और साइन स्क्वायर को इधर लाइएगा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया? cos स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला कहाँ से आया वो हम आपको बता दिए। देखिए बताना चाहते हैं ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए बताना चाहते हैं कि वीडियो हमारा लंबा क्यों हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को भी हम बता देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो में बने रहिए, ओके ना। और आप ही कोई भलाई के लिए हम इन चीज़ों को करते हैं। तो पता है ये सब क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में, 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा समय दीजिए, अच्छा कंसेप्ट लेकर के जाइए और नॉलेज को बेहतर बनाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूलाज क्या हो गया, यहाँ पे तो साइन ए का हम साइन ए ही रहने देते हैं इंटू और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए और अपॉन कितना हो गया यहाँ पे? कॉस ए। अब ये गुना में हो गया। तो देखिए जब ये गुना में हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? गुना। तो ये जो कॉस ए है, ये जो कॉस ए है, हम दूसरा कलर से
दूसरा मार्कर से काट के दिखा देते हैं। ये जो कॉसे है ये स्क्वायर से खत्म हो जाएगा और ये जो साइने है ये स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायर से जो खत्म हुआ जी, यहाँ पे स्क्वायर खत्म, यानी कि एगो कॉसे बचा ही है, यहाँ पे एक कॉसे बचा ही है, क्योंकि कॉसे 2 था ना, तो एक तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे एक साइने बचा ही है, तो कॉस ए इंटू साइन ए। यानी कि जब हमने LHS को तोड़ा तो यहाँ तक आया मान, अब हमें RHS की भी तोड़ने की जरूरत है। तो हम क्या कर रहे हैं कि RHS को अब तोड़ रहे हैं। RHS को, RHS में वैल्यू है 1/10A प्लस कॉट ए, तो 1/10A का वैल्यू, 10A का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए और अपॉन में कॉस ए। कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, याद रखिएगा फॉर्मूला, कॉस ए अपॉन साइन ए, यानी कि कॉस ए बट्टा साइन ए। अब एक बड़का बट्टा है, यहाँ पे बड़का बट्टा मतलब हो गया भागा का चिन्ह, यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा, बटा पर का जोड़ कीजिएगा, तो कॉस ए और साइन ए। जब 2 और 3 का लघुत्तम नहीं होता तो 2 गुना 3 लिखिए या 2 तिया 6 लिखिए। उसी तरह से जब इस दोनों का लघुत्तम नहीं हुआ तो इस दोनों को हम क्या करते हैं, गुना करके लिख देते हैं, कॉस इंटू साइन ए। अब यहाँ पे बटा पर का जोड़ करेंगे तो कॉस ए कट गया, साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन ए कट गया तो कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर एक बट्टा में, अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है एक, तो इसके स्थान पे 1 लिखेंगे और बटा में कॉस ए इंटू साइन ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, देखिए यहाँ पे हम एक बार थोड़ा सा तोड़ देते हैं। एक ये पता है एक है और ये बड़का बट्टा मतलब होता है भागा का चिन्ह, तो भागा बटा पर का भागा क्या करते हैं आप, गुना दे के पलटते हैं ना, तो इसको ऊपर लिखिए कॉस ए साइन ए और बटा में, कि करने की जरूरत नहीं थी लेकिन हम समझाने के लिए इसको लिखे हैं, ओके ना। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका कॉस ए और इंटू क्या हो गया साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए LHS को तोड़ने के बाद कॉस ए इंटू साइन ए, RHS को तोड़ने के बाद कॉस ए इंटू साइन ए। अतः हमने सिद्ध कर दिया कि LHS और RHS क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः LHS बराबर RHS, यही आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आप प्रूव्ड लिख दीजिए या सिद्ध लिख दीजिए, ओके। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, आगे हम और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, तो इस क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा और मन लगा के पढ़ा कीजिएगा, ओके। तो देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बैंक 2022 का है। एक त्रिभुज ABC की रचना, कहता है त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 सेंटीमीटर है, 60 डिग्री है। पहले इतना क्लियर करते हैं। ABC बनाने के लिए तो पहले BC भुजा चाहिए, तो BC कितना चाहिए 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर की हम क्या करते हैं, भुजा बनाते हैं। ये देखिए ये आपका जो है, ये फोकस नहीं हो रहा, ये यहाँ से ले करके और यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर, तो इतना बड़ा हम जो है सो पहले क्या करते हैं, भुजा लेते हैं। तो यहाँ पे ही बना देते हैं, चलिए। तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को। पहले तो 6 सेंटीमीटर का आप क्या कीजिए, भुजा बने, जो कि आप बना सकते हैं खुद से भी। हमने क्या क्या देख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर का भुजा बना लिया। इसको हम B और इसका हम नाम C दे देते हैं। ये 6 सेंटीमीटर का हमारा भुजा है, 6 सेंटीमीटर का भुजा है, 6 सेंटीमीटर का भुजा है। अब इसमें कह रहा है कि एंगल ABC यानी कि B बराबर कितना डिग्री का है, 60 डिग्री। तो कोण B पर जो है हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस B पर क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलिए 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। 60 डिग्री का कोण सबको बनाने आता होगा। एक बार यहाँ से काटेंगे तो ये कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। दिख रहा होगा आप लोगों को। एक बार यहाँ से काटेंगे तो कितना हो गया, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स दे करके और इसको अच्छी तरह से क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा, ओके। तो हम मिला लेते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम्स लगता है कंस्ट्रक्शन में, इसको मिला लेते हैं। मिला लिए, ये हमारा हो गया कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है कि AB है 5 सेंटीमीटर, तो B से यहाँ पे काटेंगे तब ना AB 5 सेंटीमीटर होगा। तो 5 सेंटीमीटर जो है यहाँ से, देखिए यहाँ से ले करके और यहाँ तक जो 5 सेंटीमीटर है उतना बड़ा आप क्या कीजिए, चाप लीजिए यहाँ से। तो हम 5 सेंटीमीटर का बनाते हैं। देखिए दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आपको, 0 से लेकर के हमने 5 सेंटीमीटर लिया है ना। एक से यहाँ, इस एक से नहीं लेना, यहाँ से लेना, ओके। 5 सेंटीमीटर ले लिए। अब यहाँ से B से जो है सो 5 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, इस पर चाप काटेंगे। दिखा, चाप काट दिए।
जिस पॉइंट्स पे ये कटा है उस पॉइंट्स को हम ए नाम देंगे, और ये हमारा जो ए बी है ये कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। अब हमारा ए बी सी त्रिभुज बन के तैयार है, क्योंकि ए से जो सी को मिला देंगे तो यही हमारा त्रिभुज ए बी सी बन जाएगा। तो अभी तो हमने सिर्फ एक त्रिभुज बनाया है ए बी सी, ये मिलाएंगे तो सावधानी पूर्वक इसको मिलाना पड़ता है। ए बी सी हमने बना दिया, इतना तो हमने काम कर दिया, एक त्रिभुज ए बी सी। अब क्या कर रहा है, एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए, इसके ही समरूप में एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा इस त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजा की कितना हो, 3/4 गुनी हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये जो आप बी एंगल देख रहे हैं यहां से क्या किया जाता है, तो एक नीचे में न्यून कोण बनाया जाता है। तो न्यून कोण जानते हैं ना, न्यून जो 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा हो। तो आप तो यहाँ पे ऐसे 60 डिग्री का कोण भी बना सकते हैं, और नहीं तो ऐसे करके खींच दीजिए, क्योंकि सीधा बनेगा तबे 90 डिग्री होगा। कोई भी न्यून कोण आप बना सकते हैं, कहता है कोई भी न्यून कोण। तो हम क्या करते हैं, स्केल से ऐसे करके बना देते हैं एक न्यून कोण। ये आपका न्यून कोण ही हुआ, ये हमने क्या किया, एक कोण बना दिया। तो ये आपका क्या हो गया, न्यून कोण। अरे 90 डिग्री से तो कम है ना, कोई भी न्यून कोण बनाना, ये निश्चिंत रहिए आप। हमने न्यून कोण बना दिया। तो देखिएगा हमने जो है सो ये क्या किएंगे, जो 3/4 है, जो क्या रहता है, जो सबसे बड़ी रहती है उतना बराबर बराबर चाप लेकर के हम इस पे बी से जो यहाँ पे गया है इस पे हम काटेंगे। और काटने के बाद जो है हम इसको क्या मान लेते पता है, इसको हम मान लेते हैं एक्स, और इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे वाई, इसको हम वाई मान लेते हैं। तो छोटा छोटा चाप जो है सो बराबर बराबर चाप करके हम 4 बार काटेंगे। और याद रखिएगा जो नीचे में रहता है उतना ही पर से चाप बनता है। तो जब नीचे में बड़ा रहेगा तो जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो अंदर में बनेगा, जब नीचे में छोटा रहेगा तो वो क्या हो जाता है, बाहर बन जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 बार नीचे में बराबर बराबर चाप काटते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है बी बिंदु से हम 4 बार काटते हैं, कितना भी बड़ा चाप ले लेकर के। तो ये एक बार हमने लिया, ये 2 बार काटा, ये 3 बार काटा, और ये कितना बार काटा, ये 4 बार काटा। 4 बार काट दिए। 4 बार काटने के बाद क्या किया जाता है, ये जो सी ये बिंदु है ना, इस बिंदु को और सी को क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। तो पहले इसको क्या कीजिए, आप इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दीजिए। किस बिंदु को मिला रहे हैं, देखिए ये जो 4 बिंदु, ये कौन सा बिंदु हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया, ये B4 हो गया। तो B4 पर से C बिंदु को मिला दीजिए। तो हम B4 पर से C बिंदु को क्या करते हैं, मिला देते हैं। हमने मिला दिया। मिलाने के बाद क्या करेंगे, मिलाने के बाद क्या करेंगे, जो B4 है ना उससे हम कितना भी बड़ा चाप जो है एक हम लेंगे, यहाँ से कितना भी, इससे छोटा ही थोड़ा सा लेंगे, कितना भी बड़ा भी ले सकते हैं। यहाँ से एक हमने चाप क्या किया, इससे इस रेखा को और इस रेखा को मिलाते हुए एक चाप काटा, एक कोण लिया। और उतना ही बड़ा ऊपर में कितना है, 3 ना, जो ऊपर में रहेगा उतना पर से, अगर यहाँ पे 2 रहता ना तो यहाँ पे 2 पर से हम यहाँ पे घुमाते। पहले नीचे में जो रहेगा उतना पर से हमने एक अपना मन से काट लिया। अब जो ऊपर में रहेगा उतना पर से लेंगे। तो ऊपर में कितना है, 3 है, तो 3 यहाँ पे है ना, तो यहाँ से लेंगे। अब अगर ऊपर में 2 रहता तो यहां से लेते, समझ गया ना। तो ऊपर में 3 है तो 3 पर से जो है उतना ही बड़ा चाप जो है यहाँ से घुमाते हैं। जितना बड़ा चाप यहाँ से घुमाए उतना ही बड़ा चाप यहाँ से हमने घुमाया। देखिए घुमा रहे हैं, घुमा दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम काट लेते हैं कि आखिर में हमें कितना बड़ा चाप था हमारा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से इतना बड़ा चाप था, इतना ही बड़ा चाप हम यहाँ से भी काट लेंगे। और काटने के बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को और इस पॉइंट्स को मिला देंगे कि कहाँ जा रहा है, जहाँ जाएगा वहाँ पे मिला देंगे। इस बिंदु को ऐसे करके हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो सी बिंदु है, सी से भी सेम ऐसे ही काम करेंगे। तो इससे छोटा या इससे बराबर हम एक चाप काट लेते हैं। चाप काट लिए, माने एंगल से इस रेखा को इस रेखा को मिलाते हुए कोण बनाए। और उतना ही बड़ा कोण हमको यहाँ से भी बनाना है, उतना ही बड़ा, जितना बड़ा हम यहाँ से बनाए उतना ही बड़ा इस ये जो B3 का रेखा जो यहाँ पे जाके मिला है उतना ही बड़ा हम यहाँ पे ऐसे करके मिलाते हैं। अब हम इसको काट लेते हैं कि आखिर में ये कितना बड़ा है, तो ये इससे छोटा ही है, ऐसे करके इतना बड़ा हम यहाँ से काट लेते हैं। और काटने के बाद इस बिंदु को और इस बिंदु को हम आगे करके बढ़ा देते हैं A' में, ए वाला रेखा पे। तो ये हमने ऐसे करके इसको ऐसे करके मिला दिया। तो ये जो मिला दिया ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था, आपको स्केल की वजह से ऐसे हुआ, ठीक ना।
ये कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ये थोड़ा सा इधर आता, ओके ना। तो थोड़ा सा ये पैरेलल में जाएगा, समानांतर में जाएगा, आप अच्छे से स्केल से बनाएगा। तो ये हमारा ये सी बिंदु से है तो ये सी डैश हो गया, ये ए से है तो ए डैश हो गया। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे मैं स्केल लेने में पेंसिल से थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा कहीं पे हो गया है, नहीं तो ये जब ऐसे करके बनेगा ना तो ये पूरा पूरा ऐसे ऐसे इस रेखा के समानांतर में जाएगा। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए डैश का यहाँ पे सट गया है ना, तो यहाँ पे हमको कहीं पे मिलाने में प्रॉब्लम हुआ। आप अच्छे से बनाइएगा तो ये इसके क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। ओके, तो यही था। और इसका जो है सो चरण जो है सो हम लिख देते हैं। तो रचना के चरण देख लीजिए, ये आपका रचना का चरण है, हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसको आप हमने जो भी चीज़ें लिखी है उन चीज़ों को आपको बताया ही जा चुका है अभी ही, तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा रचना के चरण को, ठीक ना। ये हो गया 5 पॉइंट यहाँ से किया है। और उसके बाद जो है सो हमने ऐसे करके बता देते हैं, देखिए ये आपका 6 पॉइंट हो गया, ये 7वां पॉइंट्स हो गया और ये 8वां पॉइंट्स हो गया। तो इन चीज़ों को, ये रचना का चरण था। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको बताया जा चुका है पहले ही। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।